ग्रेट ब्रिटेन और मुक्त व्यापार के विषय में आज हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर एस तिवारी, गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा, छत्तीसगढ़ से। ब्रिटेन के इतिहास के अंतर्गत हम ग्रेट ब्रिटेन में मुक्त व्यापार या फ्री ट्रेड की क्या स्थिति थी, किस प्रकार उसका विकास हुआ, कौन से आंदोलन हुए, क्या उसके कारण रहे, किस तरह से उसका विकास हुआ, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मुक्त व्यापार या फ्री ट्रेड से क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है, इसके विषय में बात करेंगे। मुक्त व्यापार का शाब्दिक अर्थ किसी भी तरह के प्रतिबंध, अवरोध अथवा बाधा रहित व्यापार से था। मुक्त व्यापार नाम ही है कि उसमें अवरोध कम से कम हों। अवरोध और भी बहुत तरह से हो सकते हैं, नियम कायदे कानून के भी हो सकते हैं, उससे भी कि उसके व्यापार के लिए रजिस्ट्रेशन कराना हो, उसमें ज़्यादा समय लगता हो, या कोई जहाज़ आता हो उसके लिए लेंदी प्रोसेस हो, लंबा निरीक्षण उसका होता हो, ये भी बाधाएं हो सकती थीं। किंतु सामान्य तौर पर बाधा रहित व्यापार से इसका अर्थ लिया जाता है कि कम से कम व्यापार करने में बाधा हो, कम से कम बाधा हो। व्यवहारिक अर्थ इसका था मुक्त, कर मुक्त, सीमा शुल्क रहित, आयात कर रहित अथवा अतिरिक्त शुल्क रहित व्यापार से इसका अर्थ था। और जो मैंने बताया आपको कि जो कानूनी प्रक्रिया होती है, कोई जहाज़ जब किसी दूसरे देश पे जाता है तब उसकी चेकिंग अगर ज़्यादा होती हो, उसमें ज़्यादा माल नहीं लदा हुआ होना चाहिए, उसकी सीमा। इसके अलावा ब्रिटेन में नेविगेशन एक्ट लागू था, तो यहाँ पर यह दिक्कत होती थी कि ब्रिटेन तक कौन से जहाज़ जा सकते थे, वो ब्रिटेन के ही जहाज़ जा सकते थे उसके नेविगेशन के नियम में। उपनिवेश के भी जहाज़ अपने जहाज़ों में वो निर्यात वहाँ तक नहीं कर सकते थे। निर्यात जब वहाँ किया जाता था, ब्रिटेन में कोई वस्तु आयात होती, उस पर कर बहुत ज़्यादा था। तो इन सब से मुक्ति, ये मुक्त व्यापार था। मुक्त व्यापार की अवधारणा के जनक एडम स्मिथ एवं डेविड रिकार्डो को स्वीकार किया जाता है। दोनों अर्थशास्त्री इंग्लैंड से संबंधित थे। एडम स्मिथ ने अपने ग्रंथ वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में लिखा गया था, में मुक्त व्यापार के सिद्धांतों हेतु बौद्धिक आधार तैयार किया था। मुक्त व्यापार ने इंग्लैंड के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस अवधारणा को 18वीं शताब्दी में 1846 में जब मकई कानून का निरसन किया गया था, एक बड़ा कदम माना गया था, जो एक अधिक खुली व्यापार नीति की ओर या बदलाव का प्रतीक थी। ये मकई कानून जो निरस्त किया गया था, अनाज कानून, कॉर्न लॉ, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, तो उसको निरस्त किया गया था। इसको फ्री ट्रेड या मुक्त व्यापार के मार्ग में बड़ी बाधा के रूप में देखा जा रहा था इंग्लैंड में। इसमें बड़ा परिवर्तन हुआ था। इस कदम का उद्देश्य शुल्क की बाधाओं को कम करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, व्यापारियों के लाभ में वृद्धि करना और उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर सामग्री उपलब्ध कराने से था। ये इसका लक्ष्य था मुक्त व्यापार का। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कम से कम बाधा हो टेक्निकल प्रोसेस में, अनुमति लेने में। इसके अलावा कम से कम आयात कर या आयात कर न हो, निर्यात कर न हो, किसी भी तरह की बाधा। कोई अगर व्यापार दूसरे देश तक करना चाहता था, इंग्लैंड से करना चाहता था, तो उनको ज़्यादा कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, अधिक कर न देना पड़े, इस तरह के व्यापार की स्थिति। और जब उस पर आयात कर नहीं लगेगा तो जनता को भी कम कीमतों पर कोई भी वस्तु उपलब्ध हो पाएगी। तो इस तरह से सभी का लाभ इसमें देखना था। किंतु उस समय ये जो युग था वो संरक्षणवादी युग था, इसलिए अपने व्यापार के प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए सरकारें प्रयास करती थीं, और ऐसा ही प्रयास इंग्लैंड की सरकार भी करती थी। इस कारण से मुक्त व्यापार इंग्लैंड के द्वारा नहीं किया जा रहा था। उसी में क्या स्थिति थी, किस प्रकार इसका विकास हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। इंग्लैंड में मुक्त व्यापार की स्थिति एवं विकास। 1814 में अमेरिका से संधि की गई। आपको ये स्पष्ट होगा कि 1775-76 में जिस तरह से संघर्ष अमेरिका ने किया था, और उस संघर्ष के बाद वह स्वतंत्र हो गया था, तो अब वह इंग्लैंड के अधीन नहीं रहा था। इसलिए नेविगेशन एक्ट के जो नियम थे, या व्यापार के एक तरफा नियम जो इंग्लैंड अमेरिका पर या अपने उपनिवेशों पर लागू करता था, अब अमेरिका के ऊपर लागू नहीं कर सकता था। इस कारण मजबूरी में उसको अमेरिका के साथ
व्यापार की स्थितियों का सरलीकरण करना पड़ा, या इसको मुक्त व्यापार की स्थितियां कह सकते हैं, हुआ था इसका विकास। इसलिए हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। 1814 में अमेरिका से संधि की गई। स्वाधीनता के पश्चात अमेरिका ने ब्रिटिश जहाजरानी नियम को मानना अस्वीकार कर दिया। इस कारण 1814 में अमेरिका के साथ संधि की गई तथा समान रूप से अमेरिका और इंग्लैंड के बंदरगाहों के उपयोग की बात स्वीकार की गई तथा अनुचित आयात कर समाप्त कर दिए गए। जैसा मैंने आपको बताया था, नेविगेशन एक्ट, जहाजरानी जो नियम था, वो यदि इंग्लैंड में कोई जहाज जा रहा है तो वह इंग्लैंड के जहाज में जाएगा, चालक दल के सदस्य इंग्लैंड के होंगे। ऐसी बहुत सारी शर्तें थीं। विदेशी जहाज वहाँ पर नहीं जा सकते थे, इंग्लैंड की अनुमति लेनी होती थी, उसकी वो चेकिंग करते थे, पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। तो बहुत सारी बाधाएं थीं इंग्लैंड के साथ सीधे व्यापार करने में। तो अमेरिका क्योंकि स्वतंत्र हो चुका था, इसलिए उसने स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार किया और नेविगेशन एक्ट के जो नियम थे, जो अपने उपनिवेशों पर दादागिरी इंग्लैंड करता था, उसको अमेरिका ने अस्वीकार कर दिया। तो इस ओर एक कदम उठाया गया कि अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए इंग्लैंड ने क्या किया, अमेरिका के साथ ये संधि की और उनको बराबरी का अधिकार अमेरिका को प्राप्त हुआ। ये भी एक कदम के रूप में देखा जा सकता है। अमेरिका के साथ व्यापार करने में इंग्लैंड ने उसको अधिकार दिए, समान अधिकार दिए, और नेविगेशन एक्ट को ढीला किया, कमज़ोर किया उसके साथ। दूसरी बात, नेविगेशन कानूनों की आलोचना। इसके बारे में मैंने आपको स्पष्ट किया कि नेविगेशन कानून क्या थे। बहुत सारे प्रतिबंध थे। इंग्लैंड तक जहाज कहाँ का जाएगा, इंग्लैंड का जहाज होगा, उसके चालक दल के सदस्य इंग्लैंड के होंगे, और कौन कौन से सामान का आयात इंग्लैंड में हो सकता है, किस सामान का आयात नहीं हो सकता, आयात होने पर उस पर इतने दर से कर लगेगा। इस तरह के बहुत सारे प्रतिबंध थे। और निर्यात को प्रोत्साहित करने का प्रयास, यही प्रोटेक्शन की नीति आप समझते होंगे व्यापार में, कि निर्यात को प्रोत्साहित करना, कि अपने देश से अधिक निर्यात हो लेकिन आयात न हो, ताकि अपने देश से पैसा दूसरे देश में न जाए। ये व्यापारिक संरक्षण की नीति और अपने व्यापार को प्रोत्साहित करने की नीति कही जाती है। इसी के अंतर्गत नेविगेशन कानून बनाए गए थे। इसकी आलोचना इंग्लैंड में शुरू हुई और 1820 में इसका विरोध ब्रिटिश संसद में किया गया। संरक्षणवादी ब्रिटिश कानून की आलोचना की गई तथा इसकी आवश्यकता को नकारा गया कि इसकी अब आवश्यकता नहीं है, ये कानून पुराने हो चुके हैं। इस तरह की चर्चा इंग्लैंड के संसद में शुरू हुई। आयात शुल्क का विरोध। आयात शुल्क की अधिक दरों का विरोध इंग्लैंड में प्रारंभ हो गया। व्यापारियों एवं कुछ राजनीतिज्ञों की यह मान्यता थी कि इंग्लैंड में अधिक आयात शुल्क थे, वास्तव में थे। अन्य देश भी इसी प्रकार के आयात शुल्क इंग्लैंड पर भी लगा देंगे। इंग्लैंड जब कोई चीज़ निर्यात करेगा उनके देशों में, दूसरे देशों में, तो वो भी अपने देश में आयात शुल्क लगा देंगे, वृद्धि कर देंगे इंग्लैंड को देख के। इसके कारण इंग्लैंड के माल का निर्यात भी प्रतिबंधित हो जाएगा, कम हो पाएगा। इसलिए अब युग क्योंकि बदल रहा है, इसलिए इसमें परिवर्तन होना चाहिए। तो आयात शुल्क का विरोध करना कुछ राजनीतिज्ञों ने और व्यापारियों ने, जागरूक जो थे, उन्होंने शुरू किया। मुक्त व्यापार याचिका 1820 में लंदन, मैनचेस्टर, ग्लासगो के व्यापारियों ने हाउस ऑफ कॉमन्स में मुक्त व्यापार हेतु प्रस्ताव रखा, याचिका दायर की तथा मुक्त व्यापार व्यवस्था की मांग उन्होंने करनी शुरू की। इस तरह की परिस्थितियों में हस्किसन के जो कार्य थे, व्यापार मंत्री व्यापार का प्रभाग ये देखते थे। हस्किसन स्वतंत्र व्यापार की नीति का बड़ा पोषक सिद्ध हुआ था। उसने मुक्त व्यापार के सिद्धांतों को क्रियान्वित करने का प्रयास किया। इनके द्वारा उत्पादन और विनिमय को प्रोत्साहन देने एवं व्यापार की वृद्धि करने हेतु उस पर लगे अनुचित प्रतिबंधों को हटाना प्रारंभ किया गया। क्या क्या कार्य हस्किसन के द्वारा, जो मंत्री थे उनके द्वारा किया गया? 1751, 1760 और 1772 में जहाजरानी कानून, नेविगेशन एक्ट जो बनाए गए थे, अभी उसी रूप में विद्यमान थे और उसका पालन यथावत हो रहा था। प्रारंभ में यह कानून इसलिए बनाए गए थे कि इससे डचों के व्यापारिक आधिपत्य एवं प्रतियोगिता को समाप्त किया जा सके तथा अंग्रेजी व्यापार को प्रोत्साहन मिल सके। इन कानूनों से ब्रिटेन की जल सेना शक्तिशाली हो गई थी तथा व्यापार समृद्ध हुआ था। इसी कानून के कारण अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम भी प्रोत्साहित हुआ था, क्योंकि अमेरिका पर भी इस तरह के प्रतिबंध थे। अमेरिका वासियों ने इसका विरोध किया था, जिसके कारण वहाँ क्रांति हुई थी। इस कारण से अब इस कानून से उपनिवेशों को भी हानि हो रही थी, यह स्पष्ट थी। इस कारण से उन्होंने भी विरोध करना शुरू कर दिया था, मांग करनी शुरू कर दी थी।
हस्किसन ने इसको आगे चलकर समाप्त किया, कमज़ोर किया, पहले प्रतिबंध हटाए धीरे धीरे और अंत में जाकर 1849 में समाप्त हुआ था। 1822 का अधिनियम स्पेन और पुर्तगाल के उपनिवेश स्वतंत्र हो गए थे, जिससे उन पर जहाजरानी के कानून लागू नहीं हो रहे थे। स्वतंत्र देश की भांति उन्होंने व्यवहार करना शुरू कर दिया था, जैसा कि अमेरिका ने शुरू किया था। इससे ब्रिटिश उपनिवेश थे, इनकी तुलना में ब्रिटिश उपनिवेशों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था। उनको ध्यान में रखकर 1822 में एक अधिनियम पारित करके अपने उपनिवेशों को व्यापार संबंधी पर्याप्त सुविधा या स्वाधीनता दी गई, ताकि उनको ज़्यादा नुकसान न उठाना पड़े। ये भी फ्री ट्रेड की ओर एक एक करके कदम था कि धीरे धीरे इन बाधाओं को हटाया जा रहा था, अधिक अधिकार दिए जा रहे थे। 1825 पारस्परिक अधिनियम, रेसिप्रोसिटी एक्ट कहा जाता है इसको। इस अधिनियम के द्वारा सभी उपनिवेशों को छूट प्रदान की गई तथा वे जहाजरानी के कानून से मुक्त हुए तथा व्यापारिक सुविधा उन्हें प्राप्त हुई। इसके पश्चात इंग्लैंड ने अनेक देशों के साथ व्यापारिक संधियां संपन्न की। इन संधियों के अनुसार एक देश के जहाज दूसरे देशों तक अपने जहाज से अपना माल ले जा सकते थे तथा अपने जहाज में इंग्लैंड तक माल ला सकते थे। जैसा हमने आपको बताया था, नेविगेशन एक्ट में ये प्रतिबंध था पहले। तो अब उपनिवेशों को अधिकार दिया गया कि वे अपने जहाज में भी सामान इंग्लैंड तक ला सकते थे। ऐसी संधियां शुरू हुई। तो व्यापार के मार्ग में जो बाधा थी, कोई दूसरा देश अपने जहाज में इंग्लैंड तक सामान नहीं ला सकता था, वो इंग्लैंड के जहाज ही ला सकते थे, इंग्लैंड के व्यापारी ही ला सकते थे। अब वो प्रतिबंध हटा दिया गया। इस तरह से मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड की ओर अगला कदम उठाया गया। अब प्रशुल्क सुधार। इस संदर्भ में ट्रेवेलियन ने लिखा है कि प्रशुल्क विधिहीन ढंग से लगाए जाने वाले करों और संबंधित प्रयोग का जटिल संग्रह था, जिससे प्रत्येक पग पर व्यापार में बाधा पड़ती थी। हस्किसन ने करों की सूची बहुत कम कर दी और जो रह गए उनको व्यवस्थित और सप्रयोजन बना दिया। ये हस्किसन के प्रयास थे फ्री ट्रेड की ओर। उसके द्वारा विवेक और सावधानी के साथ काम किया गया। उसने 1824 में उन वस्तुओं को जिनका विदेश से मंगाया जाना प्रतिबंधित था, इंग्लैंड में 30% के दर से कर दे करके, आयात कर दे करके उसको मंगाने की अनुमति दे दी। जिन वस्तुओं को मंगाने की अनुमति ही नहीं थी, उसमें 30% शुल्क लगा दिया और उसको मंगा दिया। इनमें रेशमी, ऊनी वस्त्र, दस्ताने आदि प्रमुखता से सम्मिलित थे। अब इसका निषेध नहीं रहा। 30% आयात कर देकर उन्हें मंगाया गया। 1824 से पूर्व सूती जो वस्त्र होते थे उस पर 50% से 75% तक कर लिया जाता था। हस्किसन ने इसको घटाकर 10% पे ला गया, बहुत कम कर दिया। इस तरह से सूती वस्त्र भी अब सस्ती कीमतों पर इंग्लैंड में उपलब्ध हो सकते थे। ये भी फ्री ट्रेड की ओर हस्किसन के द्वारा किए गए कार्य थे। अन्य कार्यों में कच्चे माल से अनेक कर हटाए गए, निर्यात संबंधी अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया, मजदूर विदेश न जाएं और इंग्लैंड में सहजता से उपलब्ध हो सके ताकि यहाँ उद्योग और व्यापार विकसित हो सके, सस्ते दामों पर देश में उपलब्ध रहें। इसके लिए उनकी मजदूरी और उनकी सुविधा में वृद्धि के कानून बनाए गए। मजदूर और पूंजीपतियों के पारस्परिक संबंधों को ठीक करने के लिए पुराने समुदाय जो कानून थे उनको समाप्त कर दिया गया। यद्यपि मजदूरों ने इसका विरोध किया था, हड़ताल भी की थी, लेकिन क्योंकि वो इनके संबंध के बीच में दूरी पैदा करने वाले थे, एक करने वाले के नाम पर दूरी पैदा करते थे, विवाद की स्थितियाँ पैदा होती थीं, इसलिए सीधे कानून बनाकर उनको लागू किया गया। इस तरह के अनेक सुधार हस्किसन ने किए थे, जो कि मंत्री थे, व्यापार मंत्री थे इंग्लैंड में। उन्होंने बहुत सारे सुधार किए फ्री ट्रेड या मुक्त व्यापार के क्षेत्र में। अब हम देखते हैं अनाज कानून विरोधी आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। 1815 में अनाज कानून अथवा कॉर्न लॉ पारित किया गया था। ये क्या था? ये था जिसमें मकई, अंग्रेजी में शब्द है मकई, जिसके अंतर्गत मक्का, सामान्य तौर पर मक्का को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर व्यवहारिक रूप में हम देखते हैं मक्का, गेहूं, जई और जौ, इन 4 अनाजों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इंग्लैंड में ये आयातित नहीं हो सकते थे विदेश से। ये अनाज कानून था। क्या था अनाज कानून? जई, जिसमें मक्का, गेहूं, जई और जौ का आयात इंग्लैंड में नहीं हो सकता था। ये 1815 में अनाज कानून बनाया गया। इंग्लैंड में
अनाज का उत्पादन प्रोत्साहित हो सके। बाहर से सस्ते में अगर अनाज आ जाएगा तो किसान अनाज का उत्पादन नहीं करेंगे, इसलिए अनाज की कीमत इंग्लैंड में कुछ ज़्यादा मिले किसानों को, ताकि वो अधिक से अधिक अनाज उगाएं। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए कानून बनाया तथा कृषकों को उचित कीमत प्राप्त हो सके। किंतु इसका दुष्प्रभाव ब्रिटेन पर हुआ और इस कानून का विरोध प्रारंभ हुआ, क्योंकि जनता को कम कीमतों पर वस्तुएं नहीं मिल पाईं। 1839 में अनाज कानून विरोधी संघ बना। यह मैनचेस्टर में निर्मित हुआ। जॉन राइट, रॉबर्ट कॉब्डन ने इसका नेतृत्व किया। सार्वजनिक सभाएं, तर्क वितर्क और भाषण दिए गए। यह मुक्त व्यापार हेतु थे कि अनाज कानूनों को वापस लिया जाए, ताकि सहजतापूर्वक कम कीमतों पर अनाज इंग्लैंड में उपलब्ध हो सके, तथा अनाज के आयात से प्रतिबंध हटाने हेतु थे। जनता का विश्वास भी इस आंदोलन में था। इसका कारण था 1842 के पूर्व फसलों का कमजोर होना। फसल कम हुआ इंग्लैंड में, कीमतें आसमान छूने लग गईं, अनाज उपलब्ध ही नहीं था और अनाज की आयात पर प्रतिबंध था, तो ये त्रुटिपूर्ण था। 1842 के पूर्व इंग्लैंड के व्यापार का भी कमजोर होना, विदेशी अनाज पर प्रतिबंध होने के कारण जनता को अनाज अधिक महंगे दामों पर मिलने लगा। यद्यपि किसानों को इससे फायदा होता था, लेकिन आम जनता को अधिक कीमतों पर अनाज मिलता था। इस कारण यह आंदोलन तीव्र हुआ और मुक्त व्यापार की मांग की जाने लगी तथा अनाज के आयात से प्रतिबंध हटाने की मांग की गई। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अनाज कानून था, विदेशों से अनाज का आयात नहीं हो सकता था। 1815 में इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1842 का बजट। रॉबर्ट पील के द्वारा इस बजट में 750 वस्तुओं के आयात निर्यात कर में कमी कर दी गई। इस तरह मुक्त व्यापार के मार्ग में 1842 के बजट से मुक्त व्यापार को सुगम बनाने का प्रयास किया गया। ये बड़ी बात थी कि बहुत सारे वस्तुओं से आयात और निर्यात कर हटाया गया। पील के द्वारा उन वस्तुओं पर से आयात कर पूर्णतः समाप्त कर दिया गया जिनका प्रयोग इंग्लैंड के निवासी अपने दैनिक जीवन में किया करते थे। तो वे व्यापार के मार्ग में बाधा थे। किसी भी देश से सुगमतापूर्वक सामान अपने देश में आ रहा हो इंग्लैंड में, तो उसमें क्या कर दिया जाता था, आयात कर ज़्यादा लगा दिया गया। तो उससे उस देश में इंग्लैंड में आके वो वस्तुएं महंगी हो जाती थी, उससे वहाँ की जनता उसको खरीदती नहीं थी। इसलिए विदेशों से सस्ते कीमतों पर इंग्लैंड में वे वस्तुएं नहीं पहुंच पा रही थी। जब आयात कर कम हुआ तो वस्तुएं सस्ती हो गई और विदेशों से आयात शुरू हो गया और जनता को कम कीमतों में अनाज और अन्य वस्तुएं जिनसे कर हटाया गया वो मिलने लगी थी। तो ये फ्री ट्रेड कहलाता है। व्यापार की बाधाओं को कम करना, उसमें कर कम कर देना, आयात निर्यात कर कम कर देना, ताकि व्यापार आसानी से हो सके। 1845 का बजट। रॉबर्ट पील के द्वारा इस बजट में 430 नई वस्तुओं जैसे चीनी, सिल्क, लकड़ी का फर्नीचर, सूती कपड़ा, ऊन आदि से आयात और निर्यात कर कम कर दिया गया। सिर्फ चीनी के कर में ही 13 लाख पाउंड की कमी की गई थी। इस अवसर पर पील के द्वारा कुछ वस्तुओं से पूर्णतः कर हटा लिया गया। इस प्रकार एक सीमित क्षेत्र में स्वतंत्र व्यापार की नीति प्रारंभ हो गई थी, या इस ओर लगातार कदम बढ़ाया जा रहा था। 1846 का बजट। इस बजट में टिम्बर, लकड़ी, साधारण सूती और ऊनी वस्त्र से लेकर से कर हटा दिए गए। अच्छे वस्त्र से कर सीमित कर दिया गया। साबुन, मोमबत्ती, जूते और विदेशी शराब पर भी कर कम किया गया। यह सिद्धांत स्वीकार किया गया कि जहां तक संभव हो सके किसी भी वस्तु पर 10% से अधिक कर नहीं होना चाहिए। अधिकतम सीमा 10% की बना दी गई। इस तरह से मुक्त व्यापार की ओर, फ्री ट्रेड की ओर लगातार कदम उठाया गया। अनाज कानून की समाप्ति, जो सबसे बड़ी बाधा के रूप में माना जाता था, उसको 1846 में ब्रिटेन में अनाज कानून को समाप्त कर दिया गया। 1815 से लागू इस कानून के द्वारा गेहूं, जौ, जई और मक्के के आयात पर प्रतिबंध था, जो हमने चर्चा की थी, ताकि किसानों को अधिक कीमत इंग्लैंड में मिल सके अपने अनाज का। इसके उत्पादन में भी वृद्धि हो, ताकि लोग प्रोत्साहित हों किसान और उत्पादन वहाँ पर हो, इंग्लैंड में प्रोत्साहित किया जा सके। किंतु इसका लगातार विरोध हो रहा था और मुक्त व्यापार के मार्ग में इस कानून को बड़ी बाधा के रूप में, एक अनाज कानून को, एक नेविगेशन एक्ट को माना जा रहा था। अब कम कीमतों पर अनाज आम जनता को उपलब्ध हो सका, क्योंकि इस कानून के निरस्त हो जाने के साथ ही विदेशी अनाज का आयात इंग्लैंड में प्रारंभ हो गया। यद्यपि इस पर कर पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया था, किंतु कुछ समय के अंतराल में आयात कर कम करते हुए समाप्ति की तिथि तय की गई। इस समय जबकि गेहूं की कीमत 48 सीलिंग थी, उस पर आयात कर 10 सीलिंग लगाया गया, परंतु गेहूं की कीमत 53 सीलिंग उसके आसपास होने पर
आयात कर घटाकर 4 सीलिंग कर दिया गया। 1 फरवरी 1849 ईस्वी के पश्चात गेहूं के आयात पर केवल नाम मात्र का 1 सीलिंग 1 क्वार्टर पर होगा। तो बहुत नॉमिनल लिया गया, एक तरह से समाप्ति इसको कर दिया गया। अब एक जो दूसरी बड़ी बाधा थी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, नेविगेशन कानून, इसको भी समाप्त किया गया। 1849 में मुक्त व्यापार के क्षेत्र में बड़ी बाधा बनी नेविगेशन कानून को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया तथा मुक्त व्यापार के मार्ग में एक बड़ी बाधा को दूर कर दिया गया। अब ये प्रतिबंध नहीं रहा कि किसी देश से उसके जहाज में वो व्यापार करने नहीं आ सकते, इंग्लैंड के बंदरगाहों का उपयोग नहीं कर सकते, उसमें चालक दल में इंग्लैंड के सदस्यों को होना जरूरी है, इस तरह के प्रोसेस से पूरा वहाँ गुजरना पड़ेगा। इन सब को बहुत कम कर दिया गया। तो ये नेविगेशन कानून जो थे उसकी समाप्ति की गई, जिससे फ्री ट्रेड या मुक्त व्यापार के क्षेत्र में एक बड़ी बाधा, पहले तो अनाज कानून से और उसके बाद नेविगेशन एक्ट की समाप्ति से जिनको बड़ी बाधा माना गया था वो दूर हुआ। 1853 का बजट। 1853 के बजट में ग्लैडस्टोन, जो कि अर्थमंत्री, राजकोषीय अधिकारी या मंत्री था, ग्लैडस्टोन के द्वारा, या कोषाध्यक्ष जिसको कहा जाता है, 250 वस्तुओं पर से आयात कर हटा दिया था। चाय, साबुन तथा कागज आदि पर लगे करों को समाप्त किया गया था। यह भी मुक्त व्यापार की दिशा में ग्लैडस्टोन द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम था। पामस्टन का मंत्रिमंडल था, उसमें यह अर्थमंत्री या राजकोषीय अधिकारी कहा जा सकता है, वो थे। इन्होंने ये सुधार किया। 1860 के बजट में कोषाध्यक्ष ग्लैडस्टोन के द्वारा 371 वस्तुओं पर से आयात कर हटाकर मुक्त व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। 1860 में फ्रांस के साथ व्यापारिक संधि की गई। फ्रांस के साथ व्यापार में बड़ी बाधा थी क्योंकि इंग्लैंड के साथ लंबी दुश्मनी उसकी चली आ रही थी। फ्रांस और इंग्लैंड का परस्पर व्यापार बहुत अधिक था, किंतु दोनों देशों के बीच व्यापार में बहुत सारी समस्याएं थीं। 1860 में फ्रांस के साथ व्यापारिक संधि कर आयातित माल पर से दोनों देशों ने कर हटाया, इंग्लैंड ने भी हटाया। फ्रांस ने मुख्य रूप से लोहा और कोयला के आयात पर से कर हटा लिया, तो इंग्लैंड ने फ्रांस से आयातित मदिरा के साथ अनेक वस्तुओं पर से आयात कर समाप्त किया। इस तरह 1860 में फ्रांस के साथ हुई व्यापारिक संधि से व्यापारिक कठिनाइयों को दूर कर मुक्त व्यापार की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। यह संधि कॉपडेन शेवेलियर संधि के नाम से जानी जाती है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को, अवरोध को दूर करके मुक्त व्यापार प्रारंभ किया गया। निष्कर्ष देख लेंगे। इंग्लैंड में मुक्त व्यापार के मार्ग में बाधा के रूप में अनाज कानून, जो 1815 से ब्रिटेन में लागू था, सरकार द्वारा लगाए जाने वाला आयात कर एवं निर्यात कर, सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली व्यापार हेतु संरक्षणवादी नीतियां एवं नेविगेशन एक्ट को, जो हमने चर्चा की, बड़ी बाधा के रूप में विद्यमान थे। इन बाधाओं को दूर करने में हस्किसन ने जो प्रयास किए, हमने भी उसकी विस्तार से चर्चा की, महत्वपूर्ण थे। उसके द्वारा मुक्त व्यापार के मार्ग की अनेक बाधाओं को दूर किया गया। इसी क्रम में रॉबर्ट पील और ग्लैडस्टोन का कार्य महत्वपूर्ण था। ये 3 व्यक्ति, 3 शिल्पी थे जिन्होंने मुक्त व्यापार के लिए महत्वपूर्ण और सराहनीय योगदान ब्रिटेन के क्षेत्र में दिया था। इस हेतु व्यापारियों एवं आम जनता के आंदोलन तथा नेताओं का नेतृत्व भी महत्वपूर्ण थे, जिसके कारण इंग्लैंड में मुक्त व्यापार हेतु एक शुद्ध वातावरण या वास्तविक वातावरण का निर्माण हो सका तथा इसकी जो बाधाएं थीं वो बाधाएं दूर हो सकी। तो इस अध्ययन काल में हम देखते हैं कि जिस प्रकार के प्रतिबंध थे, उन प्रतिबंधों में मैंने चर्चा की थी कि नेविगेशन एक्ट था, अनाज कानून था, बहुत सारे जो कर थे वो बाधा थे। उन बाधाओं को एक एक करके कम करते हुए दूर किया गया और कर या आयात कर, निर्यात कर, इनको दूर किया गया। कई संधियां बड़े पैमाने पर उपनिवेशों के साथ, फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ की गई और इस प्रकार से इंग्लैंड में मुक्त व्यापार की ओर लगातार कदम बढ़ाए गए। यद्यपि पूर्ण मुक्त व्यापार नहीं था, किंतु अधिकांश बाधाओं को दूर करके लगभग मुक्त व्यापार की स्थिति इंग्लैंड में निर्मित हो गई थी।